मीडिया बोल के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आज चाहता हूं कि बिहार के जनादेश का जो हश्र हुआ हम उस पर बात करें और देखते देखते बिहार में क्या हो गया। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ कि दल बदल में विधायक बदलते हैं, सांसद बदलते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गठबंधन ही पलट गया। जो जनादेश 2015 में मिला था वही पलट गया। इतनी बड़ी घटना अभूतपूर्व है, अपने आप में दिलचस्प ढंग की घटना है, क्योंकि जो एजेंडा, जो इश्यूज़ थे 2015 के चुनाव में, जिस तरह के घोषणाएं हुई थी, जिस तरह का कार्यक्रम बनाया गया था इस गठबंधन द्वारा, और दूसरा जो पक्ष था वो भी बिल्कुल उसके उलट था, लेकिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। तो हम यही बात करेंगे कि आखिर ये इतनी अभूतपूर्व ढंग की जो घटना घटी उसको भारतीय मीडिया ने कैसे कवर किया, कैसे देखा। क्षेत्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, विजुअल, प्रिंट, सब में किस तरह की अनुगूंज इस घटनाक्रम की सुनाई पड़ी। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ नीरजा चौधरी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय तक वो नेशनल पॉलिटिक्स को कवर करती रही हैं, बिहार भी लगातार आती जाती रही हैं, उससे भी कवर करती रही हैं। हमारे साथ जयशंकर गुप्त हैं, बिहार में लंबे समय तक वहाँ रहकर काम कर चुके हैं और देशबंधु अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आप दोनों का स्वागत है। नीरजा, हम शुरुआत आपसे ही करते हैं। बिहार में जो घटनाएं घटी 26 से लेकर 27 के बीच, पहले जो घटना इस तरह की घटती थी तो कई दिन लगते थे, हमने कई स्टेट्स में देखा। लेकिन इस बार जब गठबंधन पलट हुआ तो शाम की बात है, दोपहर शाम तक शुरू हुआ और सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण हो गया। इतनी तेज़ी से राजनीतिक घटनाएं हुई, क्या मीडिया उसको कैच कर सका या मीडिया कुछ पीछे रह गया, राजनेता आगे हो गए? कैसे मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, इसकी बैकग्राउंड, इस जो घटना घट रही थी तब, और अंदर जो घटनाक्रम के हो रहा था, अंतर क्रिया जिसे कह सकते हैं, क्या उसको ठीक से मीडिया ने उकेरा या सामने रखा? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं, चुटकी भर में हो गया सब कुछ, और बहुत कम घटनाएं हैं जो कि सरकारें बदलती हैं जी। मीडिया को आभास नहीं तो कई चीज़ों में आजकल मीडिया को आभास नहीं होता है, और पॉलिटिशियंस का मकसद ही ये हो गया है कि मीडिया जो अटकलबाजी कर रहा है वो सही ना हो पाए। तो एक नए ज़माने में हम नए दौर से गुज़र रहे हैं। कई समय से लोग ये तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्यों बदल गया है। आपको याद है सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर उन्होंने समर्थन किया था, हालांकि कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया था। फिर उसके बाद नोटबंदी का उन्होंने समर्थन किया था, और उसके बाद रामनाथ कोविंद एज प्रेसिडेंट का समर्थन किया। तो अटकलबाजी थी कि क्या वो उस तरफ उनका झुकाव है कि नहीं, ये तो कहा ही जा रहा था कि ऑप्शंस खुली रख रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ भी देखें अगर, तो नीतीश कुमार की जो वोट बेस है वो वोट बेस वही है जो बीजेपी की है। आपको याद होगा 2014 में मैं गई थी इलेक्शन कवर करने बिहार में, तो बहुत लोग थे जो ये बोलते थे आज हम मोदी को वोट दे रहे हैं, स्टेट में नीतीश कुमार को लाएंगे। तो इन्होंने जो नई एक वोट बेस तैयार की थी, उसमें अपर कास्ट भी था, मिडिल क्लास भी था, उसमें नॉन यादव बैकवर्ड से अति पिछड़ा था, महादलित था, पसमंदा मुस्लिम था। तो एक ब्रॉड काइंड ऑफ अम्ब्रेला की थी, और वही वोट बैंक है जो मोदी की तरफ झुका था। और वो वोट बैंक वो है जिसके लिए करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए काला धन लाना बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हम यहाँ नहीं चर्चा करने वाले कि नोटबंदी से काला धन आया कि नहीं आया, कि उससे इकोनॉमी पे क्या असर हुआ, उस पे हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बड़े तबके में ये धारणा है, और यहाँ नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल सक्सेस है कि नोटबंदी अमीरों के खिलाफ था, गरीबों के फेवर में है, और उसकी वजह से ये आदमी आगे जाके हमारे लिए कुछ करेगा। तो ये जो नीतीश कुमार कहते थे ना, मैं घूमा और मुझे लगा कि लोग नोटबंदी चाहते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे थे अपने वोट बेस का जो वॉइस था। तो मुझे लगता है कि एकदम शिप जंप कर जाएंगे वो इतनी जल्दी, वो लोगों को नहीं लगता था। लेकिन अभी जो कवरेज हम देख रहे हैं, मतलब नेशनल मीडिया में, चैनलों में, प्रिंट में और रीजनल में भी, तो रीजनल का थोड़ा स्वर अलग है, लेकिन हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि अमूमन जो ज़्यादातर अखबार हैं या ज़्यादातर टेलीविज़न में भी कुछ क्रिटिकल व्यूज़ आए
एक नज़रिया था कि भाई अभी तो आपने 2015 में ये जीत हासिल की, एक साथ लड़े आपने कहा FIR है आपके उप मुख्यमंत्री पर, ये मामला संगीन है, आपने उससे इस्तीफा भी डायरेक्टली नहीं मांगा, लेकिन कहा कि सफाई दें बिहार की जनता के सामने। लेकिन ये इस लॉजिक पर पूरी सरकार को छोड़ देना और फिर बीजेपी के साथ चले जाना जिसके खिलाफ चुनकर आप आए थे, तो ये जो व्यू था इसमें नीतीश कुमार की थोड़ी बहुत, वैसे तो ब्रॉडली सपोर्ट किया मीडिया ने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है, लेकिन एक क्रिटिकल व्यू जो मीडिया ने लिया कहीं कहीं वो ये था कि भाई भरोसे के काबिल नहीं है नीतीश कुमार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह मैनेज किया इस पॉलिटिकल ड्रामे को, उस पर मीडिया आमतौर पे खामोश रहा या छोटी छोटी टिप्पणियां हल्की फुल्की करके निकल गया। क्या देखती हैं आप? वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव, कांग्रेस और ऑपोजिशन, इन पे काफ़ी फोकस हुआ है। क्या किसकी खामियां थी, कैसे होना चाहिए था, क्या सेटबैक होगा, और जो भाजपा की जीत और उसके पीछे क्या रहा, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, रणनीति, कैसे ये सब हुआ, कितने समय से प्लान था, पहले था कि नहीं, उस पर बहुत कम रोशनी डाली गई है। जयशंकर, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बिहार का मीडिया भी देखते रहे हैं और देखते हैं, और नेशनल मीडिया तो आप में पार्ट है। नहीं, देखिए ऐसा है कि बिहार का मीडिया हो या नेशनल मीडिया भी बहुत हद तक कह सकते हैं आप कि उस पर कौन लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किन लोगों से मीडिया, खासतौर से बिहार का मीडिया संचालित और प्रभावित है। और हम इसको थोड़ा सा और पीछे लेकर के जाना चाहेंगे, सिर्फ ये आज की घटना नहीं है ये। देखिए, जब 1990 में पहली बार लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी, और उस समय एक जो सामाजिक, एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो था ही, VP सिंह का अपना जो था औरा चला था, मंडल राजनीति भी चल रही थी, और उसमें जो एक सामाजिक समीकरण बना था जी, तो उससे वहाँ का जो सवर्ण तबका है, जो मुखर तबका है, और उसी से प्रभावित मीडिया है, उसको लगा कि अब तो हम लोगों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो उस समय से उन लोगों की कोशिश रही कि कैसे ये दोनों लड़ेंगे, किस तरह से ये दोनों लड़ेंगे, कैसे अलग होंगे, और उसके बाद हमारा उल्लू सीधा होगा। तो इसकी कोशिश होते होते 1994 में वो समय आ गया। आपको अगर उस समय के पन्ने उठा कर देखें, उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना था नहीं, लेकिन उस समय के अगर अखबारों को या पत्रिकाओं के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो नीतीश कुमार को इतनी गुब्बारे की तरह से फुलाया गया, इतना बनाया गया कि जैसे वो कुछ अलग करना चाहते हैं बिहार के लिए, जो लालू यादव गर्त में ले जा रहे हैं तो उससे कुछ अलग करेंगे वो। नतीजा हो गया कि 1994 में नीतीश कुमार अलग हो गए। जब अलग हो गए तो उसके बाद का जो मीडिया है उसको ज़रा देखिए, अब तो दोनों अलग हो गए, अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो उस जब चुनाव हुआ 95 का, तो उर्मिलेश, हम और आप साथ में कवर कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था पूरे बिहार को। शुरू का जो फेज था उसमें तो थोड़ा बहुत नीतीश कुमार के साथ दिखाई दिया वो तबका, लेकिन बाद में उसको लगा कि अब जब दोनों अलग हो गए हैं, नीतीश कुमार CPI-ML के साथ गए अलायंस में। हाँ, CPI-ML के साथ गए, लेकिन मतलब एक तबका जो था उनको जो हवा फुला रहा था तो वो तो किनारे हो गया। उस तबके को लगा कि नहीं, कांग्रेस हमारी मूल पार्टी है, ये सब नहीं है, इसको तो हटा करके अभी चूंकि अलग अलग हो गए हैं तो अब तो हम जीत जाएंगे, आराम से जीत जाएंगे। तो उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। उसी दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीत के आ गई, तो लगा कि नहीं, कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं रही, अब यह पार्टी भाजपा हमारी पार्टी हो गई। तो आप अगर तीनों सेगमेंट्स को देखें, उस समय जो 3-4 चरणों में मतदान हुए थे, तो उसका ट्रेंड पूरा चेंज होते जाता है। तो नॉर्थ बिहार और मिथिला के इलाकों में बीजेपी को सपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो हुआ सबको पता है कि नीतीश कुमार कैसे जॉर्ज फर्नांडिस के यहाँ गए, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार के मीडिया में इस बार भी आप देखिए कि जब ये, जैसे आपने कहा ना कि 12 घंटे में 16 घंटे में हो गया, इसकी तैयारियां तो 1-1.5 महीने से चल रही थी, और हमारे 1-2 मित्र पत्रकारों ने तो इसको लिखा भी था कि ये अलग हो जाएंगे और भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे, इस तरह की। नहीं, लेकिन ये जो 1-2 पत्रकारों की जो बात आप कर रहे हैं, मैं यही समझना चाहता हूं आपसे, और यही सवाल है मेरा कि नेशनल मीडिया में या इवन रीजनल मीडिया में ये मेजर स्टोरी क्यों नहीं आई कि भाई ये, अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की जब जयंती वो मनाई जा रही थी, 300वीं साल जयंती, उस वक्त से लेकर अगर आप देखें, और बाद में सर्जिकल स्ट्राइक, देन आपका नोटबंदी, देन राष्ट्रपति चयन, बीच बीच में बयान, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स थे, बहुत सारे लक्षण थे। उसको आप देखने के लिए वसीम बरेलवी का एक शेर है कि उसी को हक है जीने को जो इस जमाने में इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। तो नीतीश कुमार जी लगातार ये मैसेज दे रहे थे। एक तरफ वो राष्ट्रपति में रामनाथ कोविंद को सपोर्ट कर रहे थे, फिर इधर गोपाल कृष्ण गांधी को सपोर्ट करके बता रहे थे कि नहीं, हम इधर हैं, फिर कभी सेकुलरिज्म का सवाल उठा करके बोलते थे कि हम तो इधर हैं, फिर कभी वो
नोटबंदी का सपोर्ट कर दिया, या जैसे आप एक चीज़ और देखिए, दिल्ली में जब नगर निगम के चुनाव हुए तो जनता दल यू का कोई जनाधार नहीं था, लेकिन ये डील थी एक, इस डील के तहत जनता दल यू ने सारी सीटों पे कैंडिडेट खड़ा किए। लेकिन ये भी खबर नहीं प्रॉपरली छपी। अब नहीं, मीडिया नहीं समझ पाया इस बात को, तो इसकी गलती हो सकती तो है। क्या मीडिया फिर नहीं, दूसरा मैं जो जयशंकर मैं समझना चाहता हूँ इसको, ये मीडिया, चूंकि मीडिया पर थोड़ा हम फोकस करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को, कि आखिर मीडिया के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जानना कि भाई दिल्ली में नगर निगम का चुनाव अगर नीतीश जी लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, फिर क्यों नहीं मीडिया में ये चीजें आई? मीडिया का एक बायस जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए अभी क्या हुआ, जैसे 1 महीने चल रहा था ना, भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हैमर हो रहा है, और नीतीश कुमार पे पूरा मीडिया जैसे लगता था, बिहार का खासतौर से मीडिया सुपारी लेकर के चल रहा था कि मतलब क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा, इतने नैतिक आदमी हैं, इतने ईमानदार आदमी हैं नीतीश कुमार, कैसे भ्रष्टाचार को सहन कर पा रहे हैं, कैसे उनका जमीर कैसे गंवारा हो रहा है। मतलब सुबह से शाम तक जितने चैनल्स होते थे बिहार में, रीजनल जितने भी होते थे, उसमें और अखबारों में यही लिखा जा रहा था। लेकिन जिस दिन त्यागपत्र हो गया और सरकार बन गई बीजेपी के साथ, अब वही उस मीडिया का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ लिखने लगा है, नीतीश खिलाफ के आलोचना में भी बोलने लगा है कि इन्होंने भाजपा से समझौता कर लिया, इन्होंने गठबंधन कर लिया। तो मानसिकता जो है, वो मानसिकता उनकी वही है कि कैसे दोनों अलग हो जाएं, सामाजिक जो इनका एक समीकरण बना। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार जो समाज का मुखर तबका है, उसको लेकर के साथ चल के सरकार तो चला सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार की सारी ईमानदारी, सारी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम कभी अकेले बूते उनके, कभी उनको चुनाव नहीं जिता सकी है। लेकिन नीरजा, जो जयशंकर कह रहे हैं उसमें बात एक छुपी हुई बात है, हालांकि उन्होंने साफ साफ भी कहने की कोशिश की है कि भाई भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो सिर्फ ऐसे ही खेमों, ऐसे ही दलों पर जाकर चिपकता है ज़्यादा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस खेमे में भ्रष्टाचारी नहीं है, जो वर्चस्व की शक्तियां हैं उनसे फिलहाल अलग हैं। जैसे आप देखिए, इस वक्त जितने भ्रष्टाचार हैं या भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो विपक्ष के नेताओं या विपक्षी खेमे पर जाकर चिपक रहे हैं ज़्यादा। मीडिया भी उन्हीं को देख रहा है भ्रष्ट के रूप में। लेकिन जो हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी खेमा तथाकथित है, उस पर कोई भी मामला आता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का मामला हो, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री का मामला हो, जिनकी पत्नी को लेकर, उनकी लैंड को लेकर बहुत सारी चीज़ें भी कुछ एक प्रेस में आई हैं, कुछ एक अखबारों में हैं, लेकिन ये सारे मामले नहीं आते। तो क्या मीडिया सेलेक्टिव इतना हो रहा है इस कदर? मुझे लगता है ये तो बात आप सही कह रहे हैं, और मीडिया वो रिफ्लेक्ट करता है जो ये हो रहा है कि जितने ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई ये सब जैसे छोड़ दिए गए हैं अचानक, तो सभी अपने को प्रॉब्लम में पा रहे हैं। ये तो एक दिख रहा है। और आप जो कह रहे हैं क्यों नहीं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का मामला इतना आगे आया है पिछले दिनों में, लेकिन उस तरह से टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम नहीं है जो होने चाहिए थे, जो हुआ करते थे एक ज़माने में। नीरजा, आप एक चीज़ देखो, अभी जो अमित शाह जी ने जो वहाँ पे अपना एफिडेविट फाइल किया है नॉमिनेशन के समय राज्यसभा के टिकट पे, उन्होंने बताया कि उनकी आमदनी 300% बढ़ गई। और वो बातें मीडिया के अखबारों में आई, अखबारों में भी आई और साइट्स पे भी आई उनके, लेकिन फिर अचानक हटा लिए गए, सारे जगहों से हटा लिए गए। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी, ये सही है, ये एब्सोल्युटली जो आप कह रहे हैं ये यथार्थ स्थिति दिख रही है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि आप सेक्युलर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना मर्जी पैसा बनाते जाएं, बेनामी प्रॉपर्टी करते जाएं। सेक्युलर, और क्योंकि आप सेक्युलरिज्म है में मानते हैं या वो लड़ाई लड़े हैं, कोई किसी को आपको कहना नहीं चाहिए। ये जो कुछ लोग आज हमें दे रहे हैं ना कि अगर करप्शन वर्सेस फैशिज्म की लड़ाई है तो आप किसको चुनोगे? मैं कहती हूँ आप मुझे ये क्यों ऐसा वो दे रहे हैं? क्यों नहीं आप कहेंगे कि जो लड़ते हैं डेमोक्रेसी के लिए, क्या उनको स्वच्छ छवि का नहीं होना जाना चाहिए? तो आगे जाके एक चीज़ जो इस सबसे निकल रही है वो यही है, जो लोग सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ेंगे उनको स्वच्छ छवि का होना पड़ेगा, नहीं तो जनता मानेगी नहीं। आज का हिंदुस्तान सुनने वाला नहीं है। मीडिया में डोमिनेंट आवाज़ यही है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जयशंकर, हम ये समझना चाहते हैं कि जो एक अपोजिशन के लोगों का आरोप है या जो बहुत सारे समाज, जो खासकर सबाल्टर्न जो समाज हैं, उनमें एक सवाल यह भी है वर्चस्व की जो राजनीति है उस पर और मीडिया पर, कि भाई केवल सबाल्टर्न जो समाज हैं उन्हीं के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है करप्शन के लिए। करप्शन ठीक है, हम कोई भी जो कन्विक्टेड है या कोई भी जिस पर साबितशुदा भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी को
जानबूझकर एक योजना के तहत आप भ्रष्टाचारी साबित कर रहे हैं या देशद्रोही भी साबित कर रहे हैं, तो ये एक सवाल तो बार बार उठ रहा है। और मीडिया वर्चस्व की जो ताकत है, चाहे वो सत्ता में हो या समाज में जिनका वर्चस्व है, उसके साथ क्या आपको लगता है कि खड़ी है मीडिया? यकीनन लगता है, देखने से तो यही एकदम लगता है कि आप देखिए, मतलब भाई यही जो मीडिया हमारा है ये बार बार कह रहा है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्यों देना चाहिए था? क्योंकि उनके खिलाफ प्राथमिक FIR हुआ है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनको चुनाव आयोग ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। एक मिनट, फिर कोर्ट ने भी कर दिया। फिर जब उन्होंने अपील किया कि नहीं हम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं आप वोट नहीं दे सकते, वोट देने से मना कर दिया गया। लेकिन वो मंत्री बने रहेंगे। ये मालूम है कि 3 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, मतलब कि 6 महीने के अंदर जो जीत करके उनको आना होगा, उनकी मेंबरशिप तो खत्म हो चुकी है, 3 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन वो मंत्री बने हुए हैं। उनसे एक मीडिया ने, एक टीवी चैनल ने, एक अखबार के संपादकीय ने नहीं बताया कि नहीं साहब आपने ये गलत काम किया। अभी देखिए पनामा लीक्स का मामला चल रहा है, पनामा पेपर्स का चल रहा है। नवाज शरीफ को त्यागपत्र देना पड़ गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। हमारे यहाँ 500 ऐसे गुनहगार हैं जो पनामा पेपर्स के दायरे में फंसे हुए हैं। हमारे स्वनाम धन्य जो आज सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन के घूम रहे हैं, उनका नाम भी है, उनकी बहू का नाम भी है, रमन सिंह जी के बेटे का नाम है जो सांसद हैं। ऐसे कितने नाम, जो अडानी साहब आज हमारे सबसे प्रिय उद्योग व्यवसायी हो गए हैं इस समय, उनके बड़े भाई का नाम भी है। लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं हो रही, कहीं कोई चर्चा भी नहीं हो रही। जो हमारा प्रधानमंत्री एकदम भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषणों के अलावा कुछ करता ही नहीं है, तो वो भी एक बार भी नहीं बोलते हैं उसके बारे में। तो ये तो है, मतलब पिक एंड चूज वाली बात तो जरूर है। CBI अब व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला इस आज़ाद भारत में कोई नहीं हुआ, जिसमें अभियुक्त मर जाता है, गवाह मर जाता है, जो जांच करने वाला अफसर है वो मर जाता है, जो मीडिया कवर करने वाला जाता है उसकी मौत हो जाती है। मतलब 40-45 लोग मर चुके हैं इस घोटाले में, लेकिन वो CBI कहाँ तक पहुंची उस मामले में? एक मामले में तो रोज आपकी छापेमारी हो रही है, घूम घूम करके कभी यहाँ छापा कभी वहाँ छापा, और ये भी अद्भुत ढंग के छापेमारी। आज तक कभी CBI ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या इनकम टैक्स ने ये नहीं बताया कि हमको इस छापेमारी में कहाँ कहाँ से क्या मिला है। अभी एक उपसमिति पार्लियामेंट्री कमेटी की है, उसने ये रिकमेंड करना चाहा है कि बोफर्स को फिर से खोला जाए जांच के लिए, और वो बाकायदे रिकमेंड कर रही है। देखिए ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गड़े मुर्दे को क्यों उखाड़ा जा रहा है, जबकि सारा ही मामला, सभी लोग मर गए हैं, सारा खत्म हो गया है। ये क्या सोच के भी उखाड़ा जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये कि बोफर्स का दिखा के नहीं, बोफर्स व्यापम नहीं, उसको भी भूल जाइए। क्या पॉलिटिकल सिग्नल क्या दिया जा रहा है? क्या बोफर्स में करप्शन था, जो था उसको फिर से सामने लाओ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो लोग आसानी से समझ जाते हैं। बोफर्स का मतलब उस समय करप्शन हुआ करता था, आम जनता समझ जाती है। क्या ये कारण हो सकता है? लेकिन जयशंकर जी, ये हम समझना चाहेंगे कि क्या मीडिया में एक सुर सा दिखाई दे रहा है कि भाई जो वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी है वो तो सबसे अधम, सबसे पापी है, लेकिन जो संविधान की अवहेलना है, जो विधायिका में गड़बड़ी की जा रही है, जो राजनीतिक नैतिकता को ख़त्म किया जा रहा है, तो वो सब कुछ ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, उस पर सवाल न उठाओ, सिर्फ करप्शन। और दुनिया के अनेक मुल्कों में ऐसा ट्रेंड है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, कि सिर्फ तुम वित्तीय लेन देन को पहाड़ जैसा बना दो, लेकिन दूसरी जो भ्रष्टाचार के दूसरे जो मसले हैं, चाहे वो फासिज्म हो, चाहे वो राजनीतिक नैतिकता का स्वाहा हो, चाहे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सफाया हो, इस पर कोई इसको तवज्जो ना दो। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, इसमें स्ट्रेटजी बहुत क्लियर साफ नज़र आती है कि विरोधियों को इतना बदनाम करो कि जनता के बीच में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी बनने ना पाए। बोफोर्स का मुद्दा उखाड़ना हो या उगाड़ना हो, या इस तरह के जितने ये सब छापेमारी किसके खिलाफ हो रही है? अमरिंदर सिंह के खिलाफ तो नहीं हो रही है, सिद्धरमैया के खिलाफ तो नहीं हो रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रही है, लालू यादव उनके बेटे उनके कुनबे के खिलाफ हो रही है। लालू यादव तो कन्विक्टेड, वो तो कन्विक्टेड हैं। वहाँ पर भी देखिए एक बात जो आती है, जो भ्रष्टाचार और नैतिकता की बातें करते हैं, नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात कर रहे हैं। जब आपने 2015 का चुनाव लड़ा और एक ऐसे आदमी के साथ आपने तालमेल किया, गठबंधन किया, जो सजायाफ्ता था, लेकिन वो सरकार में नहीं थे, सरकार में नहीं थे, चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उनका पूरा, लेकिन नहीं उर्मिलेश जी एक बात और समझ लीजिए कि उनका पूरा कुनबा करप्शन में था, और ये आरोप और किसी ने नहीं, नीतीश कुमार ने और शिवानंद तिवारी उनकी पार्टी के लोगों ने लगाया था कि जो बेनामी संपत्ति के मामले हैं, सारे मामले हैं, ये सब जानते हुए
मतलब आप ये भी जान रहे हैं कि जिस पार्टी के साथ हम गठबंधन कर रहे हैं उसका बेटा भी लड़ रहा है, दो बेटे लड़ रहे हैं, एक बेटी उसकी राज्यसभा में जा रही है, सब देख रहे हैं, कुनबा भी देख रहे हैं, करप्शन भी देख रहे हैं, लेकिन आप उसे तालमेल कर रहे हैं। और उसके बाद फिर लग रहा है कि तो बहुत संक्षेप में क्या आखिर ये जो हृदयांतरण है, नहीं उसमें जो दिल बदल गया, जो हृदय बदल गया नीतीश कुमार का, आखिर मीडिया इस हृदयांतरण की यात्रा को कैसे चूक गया? आपको जब समझा रहा हूं मैं कि देखिए, जैसे एक तो मैं 94 की बात कही थी, 95 की बात कही थी, अभी जो हुआ है ये 26 जुलाई से पहले पूरा बिहार का मीडिया जो था, चाहे वो प्रिंट का हो चाहे वो टीवी चैनलों का हो, वो जदयू मीडिया था, लगता था जदयू मीडिया है। और उसके बाद का जो मीडिया है वो भाजपा मीडिया हो गया है, मोदी मीडिया हो गया है। अब एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक दिन एक नेशनल चैनल के, अंग्रेजी के चैनल के एक बड़े पत्रकार पटना गए और उन्होंने जनता दल यू के एक सीनियर लीडर के साथ बातचीत करना शुरू किया। बातचीत में जब पूछा कि भाई क्या ये ब्रेकअप हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि साहब एक तरफ पुत्र मोह है, दूसरी तरफ कुर्सी मोह है, इसलिए गठबंधन तो टूटने वाला नहीं है। अब वो उस पत्रकार ने उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और उसको उन्होंने अपने चैनल पे दिखा दिया। तो बिहार का जो मीडिया था उसने उनकी लानत मलामत शुरू कर दी कि ये कौन सा एथिक्स है कि आपने बातचीत किया, उसको दिखा दिया और ये कर दिया। फिर उन्होंने जब जवाब दिया उसमें कहा कि भाई कल तक तो आप लोग जेडीयू मीडिया थे, तब तक तो कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, अब अगर कोई हम दिखा दे रहे हैं, अगर हमसे बातचीत हो रही है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर कोई बातचीत कर रहा है तो हम कोई उसके रखेल तो नहीं है, आप हमसे बात कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं ना मीडिया का आदमी है। लेकिन नीरजा, ये देखने की बात है कि जैसे दिल्ली यानी नेशनल प्रेस में, जिसको दिल्ली में जो प्रेस है नेशनल प्रेस हम कह देते हैं, तो ये नेशनल प्रेस में तो कहीं कहीं क्रिटिकल व्यू भी आया कि ये जनादेश उलट गया और ये अनैतिक है। लेकिन बिहार के प्रेस में, मैं 2 दिन से बिहार के अखबारों को पढ़ रहा हूँ, उस वक्त के टेलीविज़न चैनलों के जितने भी कोशिश की मैंने कि उनको देखा जाए, उनके वेबसाइट या यूट्यूब या कहीं भी जहाँ से मिल जाए, या वहाँ के दोस्तों से भी मैं पूछता रहा, वहाँ पे लगभग कहीं किसी अखबार में, चैनल में क्रिटिकल व्यू भी नहीं है। सब ये मानकर चल रहे हैं कि जो हुआ वो होना था और वो ठीक हुआ। ये क्या है? देखिए इसमें आखिर रीजनल मीडिया इतना क्यों? रीजनल मीडिया हमेशा सरकार से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ये तो एक स्थिति है, हम जानते हैं इसको। नेशनल मीडिया क्योंकि थोड़ा दूर है स्टेट कैपिटल से, तो एक इंडिपेंडेंट व्यू भी ले सकता है। अब जयललिता का सरकार हुआ करती थी तो लोग वहाँ तमिलनाडु के कहते थे हम तो बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, आप यहाँ से दिल्ली से किसी को भेजिए और पीस लिखिए क्योंकि आप कर सकते हैं। लेकिन वो तो ऑटोक्रेट मानी जाती थी। बिल्कुल, नीतीश जी तो अपने को डेमोक्रेट मानते हैं, सोशल डेमोक्रेट। हाँ, तो ये क्या फर्क? देखिए, जो असली बात है ये तो सही है, नीतीश जी के कई कारण थे, मैं मानती हूँ, जिनकी अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। कुर्सी की मैं नहीं मानती हूँ लड़े हैं, क्योंकि थे, रहेंगे। 19 में या 20 में अगर महागठबंधन दोबारा जीतता, लालू इनको दोबारा नहीं बनने देते, क्योंकि इन ऑल लाइकलीहुड लालू की पार्टी। लेकिन क्या बीजेपी बनने देगी? बीजेपी भी नहीं बनने देगी। तो सीएम का मामला अभी है, बाद में नहीं होगा। तो सीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं नहीं मानती हूँ। वो अपने वोट बेस की, अपने जो छवि की, अपने उनका कोई वोट बस है नहीं। देखिए वो जो भी वो सर्वाइवल की लड़ाई, उनकी जो भी जाति का वोट है। देखिए, लेकिन मैं 1 मिनट कंप्लीट कर दूं, जो मैं पॉइंट करना चाहती थी। ये तो कहा जा रहा है कि आप जो कह रहे हैं ना कि महागठबंधन का धर्म नहीं पालन किया, ये जो मीडिया में भी निकला है उसमें तथ्य है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी उनकी पे धक्का लगा है। इतने सालों से आप कुछ और कह रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, संघ के खिलाफ, संघ मुक्त भारत की बात कर रहे हैं आप, तो आप पलट जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल से धुलती हैं, खासकर नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन के बारे में। तो मैं मानती हूँ वो एक धक्का है उनके लिए। लेकिन मैं एक और सवाल करूँगी जो कि पेपर्स में निकला है जी। क्या महागठबंधन का धर्म लालू यादव नहीं पालन कर सकते थे? ये सही है कि क्या वो तेजस्वी को, उनके बेटे को, अगर कहा गया कि आप और विस्तार से अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग तेजस्वी रिजाइन करते, एमएलए से रिजाइन करते, राघोपुर जाके दोबारा लड़ते और इलेक्ट होके आते, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, तो क्या महागठबंधन बच नहीं जाता? क्या स्थिति क्या अलग नहीं होती? तो दोनों की तरफ से मैं कह रही हूँ,
हुआ है, ये एक मुझे लगता तरफा है नहीं है ये। नीरजा का ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। नहीं जयशंकर, हम ये आपसे समझना चाहते हैं जो नीरजा ने सवाल उठाया, आप चूंकि बिहार को जानते हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी ने सिर्फ FIR के आधार पर अगर वाकई त्यागपत्र दे दिया होता, मैं तो कहता हूं कि लालू यादव के दूसरे बेटे ने भी अगर त्यागपत्र दे दिया होता, तो क्या ये महागठबंधन बच जाता? क्या नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते? और पब्लिक एंडोर्समेंट हो जाता। एक मीडिया पर्सन के नाते आप कैसे नहीं, जो पटकथा लिखी गई थी उस पटकथा में इसका कोई ये नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये तो सबसे आदर्श स्थिति होती कि तेजस्वी यादव त्यागपत्र दे देते। हालांकि वही है कि पिक एंड चूज वाली बात, किसने मामलों में ऐसा हुआ कि FIR दर्ज होने मात्र से आपने त्यागपत्र दे दिया है? नहीं, अगर ये शुरुआत हो जाएगी तो कल तो किसी के बारे में लेकिन मैं उस नैतिकता पर नहीं जा रहा हूं। अच्छा, मैं मेरा ये कहना है कि क्या वो इस्तीफा दे देते तो ये गठबंधन बच जाता? नहीं बचता, क्योंकि ये तो तय था। अब भाई आप त्यागपत्र दे के निकल रहे हैं और तुरंत 1 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री का ट्वीट आ रहा है और मुख्यमंत्री के निवास पे भोजन तैयार हो रहा है। मतलब भाजपा विधायकों को खिलाने के लिए और जनता दल यू के विधायकों को, एक तरफ भाजपा के विधायक दल 3 सदस्यीय समिति बनाता है और तुरंत घंटे घर के अंदर बस जाकर के नीतीश कुमार जी के बंगले में वो भोजन होता है, सारा सब प्रस्ताव पास होता है। तो एक दिन पे नहीं था। क्योंकि फायदा नीतीश कुमार को क्या होने वाला है वो सही है, कुछ नहीं मिलने वाला उनको। नीतीश कुमार को फायदा, देखिए नीतीश के साथ करें वो, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन क्या आप दोनों लोगों से एक छोटा छोटा सवाल, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, कि क्या मीडिया ने अभी तक वो असल कहानी रिवील की है कि ये हृदयांतरण नीतीश जी का क्यों हुआ? जैसे कुछ लोगों ने छापी एक स्टोरी कि साहब लालू यादव बीजेपी की तरफ जा रहे थे, लिहाजा नीतीश कुमार ने ऐसा किया। हालांकि इस स्टोरी में थ्योरी तो गलत हो गई। हालांकि थ्योरी ही गलत है, क्योंकि उस थ्योरी में बहुत सारे छेद हैं, इतने छेद हैं कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आखिर वो अगर बिना छेद के कौन सी ऐसी कहानी है जो वाकई सच है जिसको हम अभी तक नहीं जानते? आई थिंक पूरी कहानी सामने नहीं आई। ये भी लिखा गया अखबारों में कि लालू यादव टच में थे 18 MLA मुस्लिम यादव, और उन्होंने कांग्रेसियों को ये भी कहा था अंत के दिनों में मैं अल्टरनेटिव सरकार बना सकता हूँ बिना नीतीश कुमार के। अब ये होता नहीं होता मुझे नहीं लगता इतना आसान होने वाला था। असल कहानी आई नहीं सामने। असल कहानी नहीं आई अभी इसी बात पर नहीं, असल कहानी देखिए उसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो नीतीश कुमार सहज महसूस नहीं कर रहे थे इस गठबंधन की सरकार में। उनके प्रवक्ता केसी त्यागी ने ये बात कह भी दी थी कि भाजपा के साथ जितना हम खुद को सहज महसूस करते थे उतना इस गठबंधन में सहज नहीं महसूस करते हैं। कारण क्या था? लालू यादव एक तो उनसे सीनियर हैं, लालू यादव की पार्टी के पास ज़्यादा विधायक हैं, 80 विधायक हैं, इनके पास 71 विधायक हैं। एक तो ये दबाव भी था। फिर दूसरा जो बिहार में चल रहा था, या जो भ्रष्टाचार की बातें हो रही थी, या जो गुंडागर्दी के कुछ बढ़ने की घटनाएं हो रही थी, ये बातें थी। दूसरा ये कि जो नरेंद्र मोदी नाम के राजनीतिक प्राणी हैं या इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में मशहूर है कि वो अपनी जीत के लिए साम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खबरें कहीं ना कहीं से ये भी आ रही है कि कोई एक दुखती रग भी है नीतीश कुमार की, जिसको वो दबा करके उन्होंने इनके लिए मजबूर किया कि कोई केंद्र सरकार के पास कुछ था ऐसा। जो भी हो, अब वो कितना सही है। दूसरा एक चीज और है, क्योंकि वो छवि पर अपने कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार के साथ एक दिक्कत और भी है कि जब वो सत्ता में होते हैं तो अभिजात्य वर्ग के लोगों से घिर जाते हैं। जो कुलीन होता है उसके साथ उससे गाइड होते हैं, तब उनको लगता है कि सब लोग थोड़ा दूर ही रखे जाएं, ज़्यादा अच्छा है। छवि का सवाल है। लेकिन जब चुनाव आता है तो उनको लगता है कि ये जो अभिजात्य है ये तो 14% से लेकर 16% है, और उसमें मेरा 3% भी जुड़ जाएगा तो मुश्किल से 19% होगा, तो 80% हमको हरा देगा। तो बार बार वो कभी वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध भ्रष्टाचार वालों से समझौता कर लेते हैं और कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ सांप्रदायिकता वालों से समझौता करते हैं। तो ये उनकी राजनीति रही है। और दूसरा उनको ये महसूस हो गया कि अगर जो नया कॉम्बिनेशन बनने की बात हो रही है कि 2019 में धुरी बनेंगे महागठबंधन के नीतीश कुमार, तो बिहार में जो लोकसभा का चुनाव होगा 2019 में, उसमें 40 सीटों में से मुश्किल से उनको लड़ने के लिए 16 सीटें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा पार्टनर तो आरजेडी है, तो 20 के करीब उसको जाएंगी, 4 सीटें कांग्रेस को भी देनी पड़ेंगी आपको। 16 में अगर 7-8 भी हम जीत जाते हैं, 12 भी जीत जाते हैं, तो उसको दम पे हम प्रधानमंत्री पद का दावा नहीं ठोक सकते। जयशंकर जी, और कांग्रेस ने मना भी कर दिया। मैं नीरजा जी से भी ये सवाल करूंगा, लेकिन बिल्कुल चलते चलते कि देखिए नीतीश जी ने बहुत बड़ी सभा में कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, या भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। बहरहाल हम उस पर कमेंट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो ये शाम को शुरू हुआ और सुबह ख़त्म हो गया शपथ ग्रहण में, जो सबसे बड़ा दल था उसने दावेदारी की, लेकिन उसकी बात भी शायद नहीं सुनी गई। शायद वो लोग कोर्ट में जा रहे हैं या गए हैं।
अब मेरा इस प्रश्न है कि जिस दिन विश्वास मत पेश हुआ, लाइव टेलीकास्ट असेंबली का हमेशा होता रहा है वहाँ, हाल तक हमेशा हर सेशन में। विश्वास मत बहुत बड़ी घटना है किसी सूबे की राजनीति में, लेकिन उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ। यह भी मुद्दा बिहार के मीडिया में नहीं बना कहीं कि भाई ये क्यों नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं कि विधानसभा अध्यक्ष के किसी भी आदेश पर कोई सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन ये तो कमेंट किया ही जा सकता है कि लाइव टेलीकास्ट जनता अगर देखना चाहती है और आपने ये प्रक्रिया शुरू की है तो बंद क्यों हो गया? हाँ नहीं, वाकई मतलब ऑडियो तो आ रहा था बीच में, जब कई चैनलों पे ऑडियो आ रहा था, वो बाकी सबने बिहार के जो चैनलों पे दिख रहा था, वो बाद में टेलीकास्ट किया गया रिकॉर्डिंग को। हाँ, मतलब लाइव टेलीकास्ट नहीं था। तो ये समझ से परे की बात है। अब उसी में फिर नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, एक मुस्लिम विधायक ने लगाया जी। तो एक तरफ तो आपने उसको जैसे अभी उससे माफ़ी मंगवाया, अब वो भी वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे हैं, कुछ मुसलमान लोगों की मीटिंग बुला करके उसमें नीतीश कुमार जी कह रहे हैं माफ़ी मांगो, तो माफ़ी मंगवाया। अगर माफ़ी ही मंगवाना था तो उस आदमी को जिसने जय श्री राम का नारा लगाया उसको अगले दिन आपने मंत्री को बना दिया। तो आप दोनों तरफ की सांप्रदायिकता से खेल रहे हैं। मतलब ये भी सांप्रदायिकता का लड्डू हमारे लिए बड़ा अच्छा है और ये भी सांप्रदायिकता, कट्टरपंथ जो है, जय श्री राम बोल करके हिंदुत्व को खुश करो और माफ़ी मंगवा करके मुस्लिम कट्टरपंथ को खुश कराओ। जो इमारतें सरिया के लोगों ने जो फतवा जारी किया, इतना बेहुदा फतवा जारी किया कि मतलब पत्नी भी साथ में नहीं रह सकती, उसको भी नहीं रहना चाहिए इस आदमी के साथ। पटना के घटनाक्रम के बाद जब पूरा ये गठबंधन ही पलट गया, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में भी विधायकों की तोड़फोड़ हुई। बिल्कुल अंतिम सवाल कि क्या ये प्रक्रिया बहुत दूर तक जाने वाली है जिस पर मीडिया की कोई नज़र नहीं है? क्या दल बदल विधेयक इररिलेवेंट होता जा रहा है? क्या इस पर इसको केवल सदस्य केंद्रित ना होकर दल केंद्रित भी वाकई किया जाना चाहिए? क्या सोचती हैं आप? इस पे बहुत सीरियस थिंकिंग होनी चाहिए कि इसकी क्या रेलेवेंस रह गई है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो खामियां आई हैं, ओवर द इयर्स आई हैं। मतलब स्पीकर डिसीजंस नहीं लेते हैं, इतने महीनों गुजर जाते हैं, तो मतलब इरेलेवेंट चीज़ हो जाती है। और जो आप कह रहे हैं तोड़फोड़ हो रही है, ये सही है कि साम दाम दंड भेद। और भाजपा में जो है ना, आज की जो लीडरशिप और नई भाजपा की लीडरशिप में मैं मानती हूँ, वो बिल्कुल ड्रिवन है हिंदुस्तान पे हमारा राज होगा। और अगर आप मैप देखिए नीतीश कुमार के जाने के बाद, पूरा ही मैप नॉर्थ इंडिया का सैफरन है आज। और दूसरी तरफ जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ऐसी स्थिति में एक मजबूत ऑपोजिशन, चाहे आप पार में आए या ना आए, लोकतंत्र के लिए एक मजबूत ऑपोजिशन का होना बहुत ही ज़रूरी है और वो कमज़ोर हुआ। ये तो एक सही बात है। बिल्कुल, दो लाइन में बिहार की प्रेस को लंबे समय तक माना जाता था कि काफ़ी हद तक एंटी स्टेब्लिशमेंट मीडिया प्रेस रहा है, बहुत जुझारू प्रेस रहा है, लेकिन इन दिनों बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है। ये बात आप उस समय तक की कर रहे होंगे, 90 के दशक के आसपास की कर रहे हो, उसके बाद तो बहुत बदलाव हो गया है। सरकारों का ये जो भी सरकार रहती है वो विज्ञापन से, बाकी सुविधाओं से उसको ये करती है। दूसरा जो आप मीडिया से पूछ रहे थे, उस सवाल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम बस उसी में एक सेकंड में कर दूंगा मैं। अभी आज लखनऊ में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जो MLC टूट करके आपकी पार्टी में आए हैं तो उनको बदले में क्या गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारी पार्टी में रिटर्न गिफ्ट जैसा नहीं कुछ होता है। लेकिन गुजरात में जब 3 विधायक जो पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, नेक्स्ट डे उसमें से एक आपने राज्यसभा का टिकट दे दिया। तो ये पॉलिटिकल बेईमानी है कि नहीं है? दल बदल। मुझे लगता है आप दोनों लोगों ने बिहार में जनादेश पलट आप कह लें या गठबंधन पलट कह लें, कुछ भी कह लें, एक नए ढंग का उलटफेर कह लें, इसके मीडिया कवरेज को लेकर और जिस तरह इस पूरी प्रक्रिया को मीडिया ने देखा, मीडिया ने सामने लाया या नहीं लाया, वे क्या सवाल थे जहां मीडिया वाकई चूक गया, जिनको सामने लाया जाना चाहिए था आवाम के लिए, लोकतंत्र के हक में, देश के हक में? वो क्या क्या चीज़ें थीं जो छूट गई? मुझे लगता है आप दोनों लोगों ने इन प्रश्नों पर बहुत साफ ढंग से अपनी बात रखी है। मुझे लगता है कि इस विषय पर आवाम के बीच भी बहस तेज होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल मीडिया का प्रश्न नहीं है, केवल न्यूज़ रूम का प्रश्न नहीं है, ये आवाम का प्रश्न है। और इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आवाम को सलाम करते हुए अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं कि लोग इन प्रश्नों पर ज़रूर जद्दोजहद करें, ज़रूर सोचें, क्योंकि देश लोकतंत्र का जो जिम्मा है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स पर नहीं है, आवाम पर है, लोगों पर है। नमस्कार।